साइड वाले एंगल से पेट भी आता है मेरा। अब वो बच्चे में शायद पेशेंस नहीं रहा, वो विग्रस नहीं रहा बच्चे के अंदर। जैसे आप तो एक्सकेवेशन की बात कर रहे हो, ये तो फैक्ट्स बेस्ड हिस्ट्री हो गई। अब जैसे अगर मैं ये बोलूँ कि महाराजा सवाई सिंह जी के दरबार में जो हिस्ट्री लिखी गई, महाराणा प्रताप के जो, तो ये भी पढ़ने की जरूरत है। जो एक दरबार में बैठ के जो हिस्ट्री लिखी गई, उसकी रिलेवेंस तो क्या कारीगरों को उस तरीके से पढ़ाने के लिए, समझाने के लिए क्या उस टाइम स्कूल्स थे, आर्किटेक्चर पढ़ाया जाता था? और जो बनाया क्या लोग इतने स्किलफुल उस टाइम में? आर्कियोलॉजिस्ट ने इनको फाइंड आउट किया, इनको एक्सकवेशन किया। ताजमहल को क्यों बनाया गया, उसके पीछे की कहानी क्या है, कारण क्या है? तो आज का ये जो वीडियो है बाबूलाल साहब, मतलब मैंने आपको जानबूझ के नहीं बताया कि ये वीडियो बन क्यों शूट कर रहे हैं। ठीक है। बेसिकली जो अपना आइडिया था, एक बार देखिए ना, साउंड आ रहा है ना? हाँ, वो चीज़ बेसिकली जो अपना आइडिया है ना, विंसम डिजिटल लर्निंग पे अपन बच्चों को पढ़ा रहे हैं। तो अपनी पूरी कोशिश है कि बच्चों को डिजिटली जो एजुकेशन प्रोवाइड कराना। तो अपन ने परसों जो प्लान किया था कि हिस्ट्री को एक स्टोरी की तरह नरेट करके और उसकी पूरी रेलेवेंस को समझाते हुए कि किस तरीके से, मतलब ये हिस्ट्री लिखी कैसे गई है। अपन आज अभी इस सोशल मीडिया में हम रेगुलरली देखते हैं कि हिस्ट्री का जो रिप्रेजेंटेशन है, जो प्रेजेंटेशन है, जो परोसी जा रही है, जो इंस्टाग्राम पे, सोशल मीडिया पे, व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी पे जो जिस तरीके से जो हिस्ट्री दिखाई जा रही है, तो एक्चुअल हिस्ट्री का रिलेवेंस है क्या, और एक्चुअल हिस्ट्री आई कैसे, एक्चुअल हिस्ट्री लिखी कैसे गई, हिस्ट्री की हिस्ट्री क्या है ना, दैट इज मोर इम्पोर्टेंट। बिल्कुल। और बच्चा उसको कैसे पढ़ रहा है, 6 to 10th की हिस्ट्री क्या है, 11th-12th की हिस्ट्री क्या है, एंड आरपीएससी लेवल पे हिस्ट्री कैसे आती है, यूपीएससी लेवल पे हिस्ट्री कैसे आती है, हिस्ट्री को लर्न कैसे किया जाए, हिस्ट्री एंड पॉलिटिकल साइंस आपस में रेलेवेंट कैसे है, कहाँ से हिस्ट्री के अंदर पॉलिटिकल साइंस है जो वो इंट्रोड्यूस हो गई, जो जियोग्राफी है वो हिस्ट्री से कैसे रिलेटेड है, कैसे अपनी जो जितनी सिविलाइजेशन है वो जैसे अपन जितने भी सिविलाइजेशन की बात करेंगे, किस तरीके से सिविलाइजेशन मूव की अलग अलग जगह से, नहरों के किनारे शहर बसते गए, है ना, हड़प्पा, इंडस वैली, इजिप्शियन, वैदिक है, या फिर चाइनीज़ है, मिस्र है, इजिप्शियन है। तो इतनी सारी जितने भी सिविलाइजेशन है वो कैसे पानी के साथ शिफ्ट हुई, किस तरीके से अब अगर अपन पानी की, नहर की, फसल की, इन सब की, माउंटेन्स की, इन सब की बात करेंगे तो दैट इज जियोग्राफी। जियोग्राफी और हिस्ट्री कैसे आपस में रिलेवेंट है आपस में। उसके बाद में किंगशिप से धीरे धीरे कॉन्स्टिट्यूशनल फ्रेमवर्क में बहुत सारे देश बनने लगे, धीरे धीरे किस तरीके से अलग अलग सिविलाइजेशन फ्रेम हो के, और फिर वो आज अपन बात कर रहे हैं, कोई कम्युनिस्ट है, कोई डेमोक्रेटिक है, कोई लिबरल है। तो हर किसी कंट्रीज का अपना अपना फ्रेमवर्क है और उसी के हिसाब से कंट्रीज है जो ग्रो कर रही है। तो बेसिक जो आइडियोलॉजी है हिस्ट्री की वो कहाँ से कैसे स्टार्ट होती है, एंड थोड़ी सी इस पर हिस्ट्री बात करने के बाद में अपना वो है कि किस तरीके से अपन आने वाले टाइम में विंसम डिजिटल लर्निंग पे हिस्ट्री को पढ़ाएंगे, कैसे हमारी स्टोरीज के थ्रू किस तरीके से अपन हिस्ट्री को रिप्रेजेंट करते हुए NCERT 6 to 10th जो आपने लेके दौर में फैकल्टीज दे रही है, 11th-12th की हिस्ट्री NCERT में क्या है, 6 to 12th की जो हिस्ट्री है उसकी आरपीएससी लेवल पे और यूपीएससी लेवल पे रिलेवेंस क्या क्या है, एंड किस तरीके से बच्चों को पढ़नी चाहिए कि हिस्ट्री को इस तरीके से पढ़ा जाए, पॉलिटिकल साइंस को इस तरीके से पढ़ा जाए, सब्जेक्ट को इस तरीके से पढ़ा जाए। क्योंकि आजकल बच्चे, जब मैं पढ़ता था, या मतलब आप तो बहुत छोटे हो, जब पुराना आज से 6-7-8 साल पहले पढ़ते थे, रजिस्टर लेके नोट मेकिंग करते थे, अब वो बच्चे में शायद पेशेंस नहीं रहा, वो विग्रस नहीं रहा बच्चे के अंदर, मतलब जो भी है, लेकिन बच्चे का जो फ्रेमवर्क है, जो IQ है, जो माइंडसेट है, वो चेंज हो चुका है, उसका थॉट प्रोसेस चेंज हो चुका है, उसको चीज़ें फास्ट चाहिए। इवन कंपटीशन लेवल पे भी अगर मैं बात करूँ, जो बच्चा SSC, RPSC, UPSC की जितने भी कंपटीशन जॉब्स है वो जिस तरीके से देखता था, जिस तरीके से आज मुझे याद है, 5th लेवल के ऊपर मैंने तो स्कूल्स में MS Paint ही पढ़ा है ना, पर आज जिस तरीके से बच्चों को इंट्रोड्यूस AI हो चुका है, जिस तरीके से आ चुका है, तो एक एजुकेशन की रेलेवेंस भी चेंज हो चुके हैं, एजुकेशन के मॉड्यूल भी चेंज हो चुका है। तो अपन बात करेंगे इस वीडियो में कि बच्चे को हिस्ट्री एंड पॉलिटिकल साइंस एंड जियोग्राफी किस तरीके से पढ़ी जाए, पर अपन विंसम डिजिटल लर्निंग पे कैसे इसको पढ़ाएंगे इस टाइम पर। तो मैं आपसे, आपके कुछ क्वेरी?
हाँ मतलब जो है जैसे अब जो क्वेश्चंस है जो अपन ये समझेंगे इसमें कि एक हिस्ट्री है तो उसकी इम्पोर्टेंस क्या है या फिर हिस्ट्री को हमें किस तरीके से पढ़ना चाहिए। आज का जो सिनेरियो बना हुआ है वो मुझे लगता है कि बिल्कुल ही सही नहीं है, क्योंकि आज के जो किसी ने कुछ बोल दिया तो उसको सही मान लिया, किसी ने व्हाट्सएप पे मैसेज किया बड़ा सा पैराग्राफ लिख के दे दिया, उसको पढ़ लिया और वही मान लिया। एक्चुअल में हिस्ट्री ये नहीं है। अगर हम हिस्ट्री की बात करें तो हिस्ट्री को जैसे हिस्टोरियंस थे, आर्कियोलॉजिस्ट थे, उन्होंने जिस हिसाब से जो एविडेंसेस थे उनको पढ़ा, बहुत सारे एविडेंसेस जिसके लिए एक्सकवेशंस किए, बड़ी बड़ी सिविलाइजेशंस यहाँ पे जैसे अगर हम बात करें इंडिया के पर्सपेक्टिव से आईवीसी सबसे बड़ी सिविलाइजेशन, वैदिक कल्चर आया, वर्ल्ड की बात करें तो मेसोपोटामियन, ग्रीक एंड इजिप्शियन सिविलाइजेशन, चाइना में सिविलाइजेशंस आई। तो ये सारे सिविलाइजेशंस में जब आर्कियोलॉजिस्ट वहाँ पे गए तो उन्होंने वहाँ पे बहुत सारी साइट्स फाइंड आउट की और उन साइट्स का एक्सकवेशंस किया तो उनको बहुत सारी चीज़ें मिली। आर्कियोलॉजी के बेसिस पे बहुत सारा एंशिएंट है तो आर्कियोलॉजी सारे एविडेंसेस मिले, और अगर हम थोड़ा सा मॉडर्न की तरफ आए तो लिटरेरी सोर्स भी हमें मिलता है। तो जैसे मैं ये बताने की कोशिश कर रहा हूँ कि एक हिस्ट्री को आर्कियोलॉजिस्ट ने और हिस्टोरियंस ने किस सीमा तक जा कर के और कितनी सारी प्रॉब्लम्स से गुजर के और उन्होंने ये हिस्ट्री को लिखा है। और आज हम क्या कर रहे हैं, आज हम किसी ने बोल दिया उसी को हम फाइनल मान रहे हैं। तो एक आर्कियोलॉजिस्ट की लाइफ क्या होती है, मैं ये बताने की कोशिश कर रहा हूँ कि मतलब जैसे अगर हम इंडिया के हिसाब से बात करें तो आर्कियोलॉजिस्ट में जैसे अलेक्जेंडर कनिंघम हुए, जॉन मार्शल हुए, इंडिया में माधव स्वरूपत्स हुए, हरग्रीव्स, ऐसे बहुत सारे आर्कियोलॉजिस्ट हैं जिन्होंने अपना एक बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन दिया है। हिस्टोरियंस थे। अभी जैसे थैंक यू, अभी जैसे मैं बात करूँ तो इंडिया की जैसे सबसे बड़ी सिविलाइजेशन आईवीसी है, तो उसमें क्या हुआ कि अभी तक जो आर्कियोलॉजिस्ट थे उन्होंने ये बात कही कि भाई 3000 के आसपास टोटल साइट्स हैं आईवीसी, और अभी तक हम फाइंड आउट कर पाए 100 के आसपास। अच्छा, उनका एक्सकवेशंस किया है। मतलब अगर हम देखें तो 2900 के साइट के आसपास तो अभी बाकी है जिनका एक्सकवेशन हुआ ही नहीं है। तो 100 साइट्स का जब एक्सकवेशन हुआ है उनके बेसिस पे हमने आईवीसी को डिफ़ाइन किया कि आईवीसी के लोग कैसे रहे होंगे, उनका कल्चर क्या था, लैंग्वेज क्या थी, उस टाइम क्या किंगशिप थी, रूलर्स थे या नहीं थे, ट्रेड किस टाइप के थे, फार्मर्स कैसे लाइफ जीते थे, ये सारी चीज़ हम पढ़ते हैं। लेकिन अभी तक बहुत कुछ बाकी है। जैसे ये 100 साइट्स है, आर्कियोलॉजिस्ट ने इनको फाइंड आउट किया, इनको एक्सकवेशन किया, तो इसमें क्या होता है कि इसमें खुदाई भी बहुत धीरे धीरे होती है। जैसे हमें पता है कि ये यहाँ की साइट है, इसको फाइंड आउट कर लिया, अब उसमें धीरे धीरे खुदाई की जाती है, बहुत धीरे धीरे, क्योंकि उस टाइम में जो आपको सोर्स मिलेंगे वो बहुत पुराने हैं। 5 से जैसे आप तो एक्सकेवेशन की बात कर रहे हो, ये तो फैक्ट्स बेस्ड हिस्ट्री हो गई। हाँ, अब जैसे अगर मैं ये बोलूँ कि महाराजा सवाई सिंह जी के दरबार में जो हिस्ट्री लिखी गई, महाराणा प्रताप के जो भी भाट चारण जो भी होते उन्होंने जो हिस्ट्री लिखी, जो एक दरबार में बैठ के जो हिस्ट्री लिखी गई, उसकी रिलेवेंस कितने और कितना सही और कितना गलत है? देखिए इसमें यह है कि जैसे मान लो दरबारी इतिहासकार हुए हैं तो उन्होंने जो राजा महाराजाओं का जो इतिहास लिखा है, नो डाउट वो राजा महाराजाओं के इन्फ्लुएंस में रहे हैं और उनके विचार कहीं ना कहीं मुझे ये लगता है कि प्रभावित रहे हैं। वो मूल या स्वतंत्र चिंतन से वो नहीं लिख पाए, लेकिन इतिहास सिर्फ राजा महाराजाओं तक में सीमित नहीं है। आप देखिए कि एंशिएंट एक बिल्डिंग्स बनी हुई है, बहुत सारी बिल्डिंग्स हैं। अब ताजमहल को देख सकते हैं, हम इतिहास में क्या पढ़ते हैं कि ताजमहल किसने बनाया, लेकिन हम थोड़ा गहराई से जाएं तो हमें ये देखना चाहिए कि ताजमहल बनाने वाले कौन थे। उसमें नज़र आता है कि बनाने वाले कारीगर हों, उन्होंने बनाया ताजमहल को, तो क्या उनके पास इतनी अच्छी स्किल कि कैसे उस तरीके से कितनी आर्ट उसमें यूज़ हुई है, कैसे उसको बनाया है, उसको क्यों बनाया, ताजमहल को क्यों बनाया गया, उसके पीछे भी कहानी क्या है, कारण क्या है, और जो बनाया है क्या लोग इतने स्किलफुल टाइम है, इतने लोग मतलब
इस तरीके से बनाया है, बहुत ही अद्भुत है। तो क्या कारीगरों को उस तरीके से पढ़ाने के लिए, समझाने के लिए क्या उस टाइम स्कूल्स थे, आर्किटेक्चर पढ़ाया जाता था? तो ये भी पढ़ने की ज़रूरत है। और हम देखते हैं कि अब इंडिया की हिस्ट्री की बात करें तो जितने भी बड़े बड़े एम्पायर्स हुए, सिविलाइजेशंस हुए, उनकी इकोनॉमी का जो मेजर पोर्शन है वो एग्रीकल्चर है। तो एग्रीकल्चर में जो सरप्लस प्रोडक्शन हुआ उससे ही प्रोस्परस हुआ, कोई भी एम्पायर हुआ, सब कुछ हुआ। तो वो प्रोस्परस किसकी वजह से हुए? अगर मूल कारण पे जाए तो फार्मर्स का कंट्रीब्यूशन है, लेकिन हम फार्मर्स का कंट्रीब्यूशन देखते ही नहीं इतिहास में, कारीगर का चीज़ नहीं देख पाते। समाज में और भी अलग अलग तबके के लोग थे, अलग अलग वर्ग के लोग थे, उनको हम नहीं पढ़ते। उस टाइम में महिलाएं क्या करती थी, उनका क्या काम था, क्या उनके पास शिक्षा थी या नहीं थी, उसका हम बातचीत नहीं करते। हम आज ये पढ़ते हैं कि राजा है, उसने किस राजा के साथ युद्ध किया, जीता, क्या हुआ, लेकिन इतिहास सिर्फ क्या हुआ ये नहीं है। इतिहास ये बहुत ज़रूरी है कि कैसे हुआ। मैं आपको चीज़ पूछता हूँ कि तुम लोग आज कंपटीशन लेवल पे हिस्ट्री को जो इन डेप्थ इतना पढ़ाया जा रहा है या पूछा जा रहा है, उसकी क्या रेलेवेंस है? एक आईएएस ऑफिसर क्यों इतनी हिस्ट्री को जान के क्या करेगा? इससे अच्छा उसको एटिकेट्स, मॉरल वैल्यूज, सोशल अपब्रिंगिंग, और हालांकि ये सब चीज़ें कवर होती है यूपीएससी, आरपीएससी सब लेवल के ऊपर, लेकिन हिस्ट्री को इतना इन डेप्थ क्यों पढ़ाया जाए? क्या ज़रूरत है? इसमें यह है कि देखो, अगर मैं एक लाइन में बात रखूँ तो ये है कि हमें क्या नहीं करते हुए आगे बढ़ना चाहिए, ये हिस्ट्री बताता है। जैसे अगर उदाहरण से बात करूँ तो जैसे सेकेंड वर्ल्ड वॉर हुआ, तो सेकेंड वर्ल्ड वॉर सेंट्रल पावर और एक्सिस पावर के बीच में वॉर हुआ है। तो ये वॉर 1941 से 45 के बीच में चला। अमेरिका, ब्रिटेन पावरफुल कंट्रियाँ हैं, ये जो एक्सिस पावर है उनके साथ वॉर हुआ। तो इसमें जर्मन है, जापान, अमेरिकन एटॉमिक बॉम्ब का यूज़ किया, जापान जैसी कंट्री के बड़े शहर हिरोशिमा नागासाकी पे ब्लास्ट की। तो हमने क्या सीखा उस चीज़ से? नहीं, इसमें मैं आपको एक चीज़, मेरा इंटरवेंशन है। चलो 400, 500, 300, 350 जो ये एरा की हिस्ट्री है, उस वो तो मैं मानता हूँ कि क्योंकि उसमें इंडस्ट्रियलाइजेशन भी आएगा, उसमें टेक्नोलॉजी भी आएगी, कैसे कैसे चीज़ें इवॉल्व हुई विद टाइम, वो भी आएगा। तलवार से भालों का सफ़र, भालों तलवार से अलग अलग युद्ध के फॉर्मेशंस हुए, उससे फिर तोप आई, उससे फिर गोला बारूद आए, फिर बंदूकें आई। तो वो धीरे धीरे इन चीज़ों का रेलेवेंस भी है, कैसे वेपन्स इंट्रोड्यूस हुए, कैसे इंडस्ट्रियलाइजेशन अलग अलग कंट्रीज अडॉप्ट किया, कैसे कौन से कंट्रीज ग्रो की। लेकिन अगर 1500, 2000, 2500, 3000, 4000 साल पहले जाते हैं तो उन्हें फिक्टिशियस लगती है। हिंदुइज्म बोलता है कि हम सबसे पुराने सभ्यता हैं, हमसे पुराना कोई है ही नहीं, उनका एक अपना एक वैदिक काल है। वही ये पढ़ते हैं, अगर अपन एक्चुअल हिस्ट्री को पढ़ते हैं तो वो ऐसा नहीं मानते हैं, वो वैदिक काल की रेलेवेंस ही नहीं मानते हैं। वो मानते ही नहीं है कि महाभारत कभी हुई, रामायण कभी हुई। ये तो सिर्फ एक ग्रंथ थे जो किसी ने लिखे, बस उससे पुरानी रेलेवेंस कहीं पे भी, फैक्ट्स कहीं मिलते ही नहीं है। तो क्या रेलेवेंस है उसको 2000, 1500, 3000 साल पुराना पढ़ना? बुद्धिज्म पढ़ो, जैनिज्म पढ़ो, जिनके फैक्ट्स मिलते हैं उनको पढ़ो, लेकिन जो फैक्ट्स थे उसको पढ़ के क्या लॉजिक है? नहीं, सब मतलब जैसे हिस्ट्री है वो सिर्फ फैक्ट्स पे नहीं है। मतलब अगर आप सिर्फ फैक्ट्स पे डिपेंडेंट रहोगे तो आपके लिए हिस्ट्री बोरिंग है। हिस्ट्री की डायमेंशन आपको समझनी होगी कि उसकी इम्पोर्टेंस क्या है। जैसे अगर हम बात करें आईवीसी को हम पढ़ते हैं, तो एक्चुअली में हम बात करें तो आईवीसी के जो लोग हैं वो हमारे पूर्वज हैं। तो हमारे पूर्वज 5000 साल पहले हो, 6000 साल पहले हो, उनका किस तरीके से उनका जीवन यापन था, कैसे वो रहते होंगे, कैसे एग्रीकल्चर करते हैं, क्या उनका रहने का तरीका था। जब हम पढ़ते हैं 6000 साल पहले ऐसी चीज़ों को आज से, तो हमें ये नज़र आता है कि इनकी जो लाइफ है वो इस तरीके से जो लोग जीते थे। तो उससे फिर आज की लाइफ से हमें एक बहुत बड़ा कंपेरिजन मिलता है। हम ये देखते हैं कि वहाँ से लेकर के यहाँ तक की जो जर्नी है वो हमने कैसे तय किया, हमने कौन कौन सी चीज़ें इन्वेंशंस की है, बहुत सारी चीज़ें हमने नई नई चीज़ें हमारे सामने आई। तो ये जो जर्नी है ये हमें बताती है कि हम वास्तव में किस दिशा की ओर गए हैं, हमने कितना विकास किया। जैसे मैं बात करूँ आज मैं मेरी जो भी विचारधारा है, मेरी जो आइडियोलॉजी है अभी विचार, तो इस आइडियोलॉजी में कहीं ना कहीं मेरा हिस्ट्री का बहुत बड़ा रोल है।
ये आइडियोलॉजी जो बनी है उसमें हिस्ट्री का बहुत बड़ा रोल है, क्योंकि बचपन से मैं यहाँ तक इस उम्र के साथ पहुँचा हूँ, तो जो बीच में जो जितनी ये भी चीज़ें, महाराजाओं के दरबार में जो हिस्ट्री लिखी गई है वो सही है? ये इसमें क्या होता है, जैसे मैं आपको चलो बताऊँ, भाई, जिनकी जो अपने को स्क्रिप्ट्स मिली या जिसके आर्कियोलॉजिकल सर्वेस में जितनी चीज़ें फैक्ट्स मिले या जिन चीज़ों के प्रमाण मिले, सबूत मिले, रेलेवेंस मिला, वो समझ आता है। लेकिन जो दरबार में लिखेगी उसके रेलेवेंस सही कैसे हो सकता है? उसका रेलिवेंस ऐसे होता है, जैसे हिस्टोरियन है उसके ऊपर बहुत बड़ी जिम्मेदारी होती है कि वो सच बातों को बाहर लेके आए। होता क्या है, इसमें बेसिक फ़र्क अपन को समझना पड़ेगा। जैसे अतीत है, अतीत और इतिहास में बहुत फ़र्क है। अतीत क्या बताता है, अतीत बहुत वास्तविक है, बहुत रियल है। जो चीज़ें हुई है वो अतीत में हुई है, जो चीज़ें घटित हो गई वो हो गई। इतिहास क्या करता है, इतिहास उस अतीत में हुई चीज़ों के बहुत नज़दीक जाता है और उनको सही लिखने की कोशिश करता है। हिस्ट्री वो है। तो जैसे अब मैं दरबारी इतिहास की बात करूँ, तो दरबारी इतिहासकार ने जो बात लिखी, हिस्टोरियंस को वो लिटरेरी सोर्स के रूप में मिला, तो उसके लिए कहीं ना कहीं वो एविडेंस है कि इससे हमें कुछ हमारी हिस्ट्री के बारे में हम जान सकते हैं। उसमें पूरी वो लिटरेरी बुक पढ़ी, लेकिन एज इट इज़ उसको हिस्ट्री नहीं माना, उसको हिस्ट्री नहीं मान पाए। वो हिस्टोरियंस क्या करेगा, उसी पर्टिकुलर टाइम में और किसी जो दरबारी इतिहासकार है उसने हिस्ट्री लिखी है, या उस टाइम में कोई ट्रेवलर्स यहाँ इंडिया के अंदर आया है, उसकी जो लिखी गई बुक है वो पढ़ेगा। साथ में किसी और राजा के दरबार में जो विद्वान थे उन्होंने जो लिखा उसको पढ़ेगा। मतलब वो पूरा एक कंपेरेटिव स्टडी करेगा और उस कंपैरिजन करके और बहुत गहरा एनालिसिस करेगा। अगर एक ही बात उसको हर जगह मिलती है, जैसे ही मैं एक उदाहरण के रूप में कहूँ तो जैसे मान लो हल्दी घाटी का युद्ध हुआ, तो हल्दी घाटी का युद्ध 1576 ईस्वी में हुआ, ये एक फैक्ट है। लेकिन क्या 1576 ईस्वी में हुआ? क्या हल्दी घाटी का युद्ध महाराणा प्रताप और अकबर के बीच में हुआ? इस चीज़ को एक बुक डिफाइन नहीं कर सकती। हिस्टोरियंस एक बुक को फाइनल नहीं मानता। हिस्टोरियंस क्या करता है, उस टाइम में लिखी गई जितनी भी बुक है, उसके बाद लिखी गई जितनी भी बुक है, उन सबको पढ़ता है और सब में अगर ये बात लगभग अगर ये नज़र आती है कि ये जो युद्ध हुआ है 1576 में, जो युद्ध हुआ है हल्दी घाटी का, वो हुआ है क्योंकि सब किताबों में लिखा गया है, इस युद्ध के बारे में विवरण दिया गया है, तब जा कर के हिस्टोरियंस को ये लगता है कि हाँ सब जगह लिखा है तो कहीं ना कहीं सही है। तो हम 100% बात को सही नहीं ले रहे हैं, हम उस सही तक पहुंचने की कोशिश कर रहे हैं। तो हिस्टोरियंस भी अतीत में हुई चीज़ों को बहुत नज़दीक जा कर के देखता है कि दरबारी इतिहासकार ने लिखा है वो कहाँ तक सही है। जैसे औरंगजेब है, औरंगजेब के बारे में जदुनाथ सरकार भारत के इतिहासकार है, राष्ट्रवादी इतिहासकार है, उन्होंने औरंगजेब को जो डिफ़ाइन किया है तो बहुत कट्टर तरीके से डिफ़ाइन किया कि बहुत कट्टर है, ऐसे है क्योंकि और उन्होंने उनके एविडेंस में दिया कि किस तरीके से कट्टर है, जो कि सही भी है। और उसी टाइम में दरबारी इतिहासकार बंदायूनी हुए, उन्होंने औरंगजेब के बारे में बताया, तो उन्होंने औरंगजेब को बहुत अच्छा शासक बताया कि बहुत अच्छा शासक है, उसके भी एविडेंस दिया। दोनों हिस्टोरियंस की बात सही है, औरंगजेब वही शासक है, अच्छा भी है, वो शासक बुरा भी है, और दोनों के एविडेंस भी है और एविडेंस भी सही है। तो हिस्टोरियंस पे भी डिपेंड करता है कि वो हिस्ट्री को किस तरीके से डिफाइन करते हैं, अतीत किस तरीके से वो डिफाइन करते हैं, उसमें भी बहुत डिपेंड करता है। अब जैसे मुझे कुछ आर्कियोलॉजिकल सोर्स मिल गया, अब मैं उसको किस नज़रिए से देख रहा हूँ, उसको मैं किस तरीके से लोगों के सामने रख रहा हूँ, मेरा नज़रिया अलग हो सकता है, किसी और आर्कियोलॉजिस्ट का नज़रिया अलग हो सकता है, तो ये पूरी ठंडा हो जाएगा। पूरी संभावना पे चलता है। तो हम जो आज पढ़ रहे हैं, जो ये दरबार में ऐसा हुआ, तो ऐसा हुआ होगा ये मान के चलना है, ऐसा ही है ये ज़रूरी नहीं है, क्योंकि अभी भी इस पे रिसर्च जारी है। अगर कल को कोई नया एविडेंस मिले और उसको हम एनालिसिस करके हमें ये पता चले कि नहीं 1500 महाभारत का ये कुरुक्षेत्र में हुआ था, एविडेंस के बिना हिस्टोरियन ये बात नहीं रखता। जब तक रामायण महाभारत के प्रॉपर एविडेंस नहीं मिल जाते, बिना एविडेंस के हिस्ट्री में बात करना बिल्कुल भी वैलिड नहीं है। ये मतलब लिटरेचर नहीं है जैसे अपन कल्पना करके कुछ भी मन के बातें लिख। हाँ, बिल्कुल सही है ये, क्योंकि मनगढ़ंत कुछ भी हिस्ट्री में नहीं चलता। एक जैसे आज क्या बना हुआ है, आज क्या है कि कोई भी बच्चा है, कोई है, उसको हिस्ट्री को व्हाट्सएप पे आया, उस चीज़ को पढ़ा और कुछ भी बोल दिया, लेकिन ये बहुत गलत है, क्योंकि अतीत के बारे में बोलना और बिना किसी रिसर्च के एनालिसिस के बोलना, ये हिस्ट्री वहाँ पे जो है वो स्वीकृति नहीं देता है।
इतिहास में उन्हीं चीज़ों को जगह दी जाती है जिन चीज़ों के पीछे एविडेंस होता है। बिना एविडेंस के हिस्ट्री में कोई बात नहीं होती। तो जब तक महाभारत है, रामायण है, एविडेंस नहीं मिलेंगे तब तक बात नहीं होगी। इसमें सबसे बड़ा एग्जाम्पल देखो, आपकी वैदिक सभ्यता है। हम वैदिक सिविलाइजेशन को पढ़ते हैं। वैदिक सभ्यता के अंदर वेद लिखे ही नहीं गए थे। ये तो बाद में लिखे। वेद तो बहुत बाद में, गुप्त काल के टाइम में लिखे गए। हाँ, तो वैदिक सभ्यता में वेद को नहीं लिखा गया। क्योंकि वैदिक सभ्यता तो बोलते हैं कि वो ईसा मसीह से भी पुरानी है। हाँ, मतलब उसको वहाँ से जोड़े 1500 BC के आसपास ये मानते हैं वहाँ से। तो वैदिक सभ्यता में यजुर्वेद सामवेद ये लिखे गए गुप्त डायनेस्टी के टाइम पे। धीरे धीरे बाद में लिखे गए हैं सारे के सारे। गुप्त डायनेस्टी टाइम लिखे गए। हाँ, गुप्त डायनेस्टी। इनको यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद, इनमें भी हमने डिवाइड किया है। पहले ये ऐसे जिन्होंने भी लिखा है वो अथर्ववेद, यजुर्वेद में नहीं लिखा था। वो तो हमने हमारी सुलभता के लिए, सरलता के लिए हमने उसको डिवाइड कर दिया कि भाई अगर मंत्रों की बात है और वहाँ पे यज्ञ करने से संबंधित है तो उनको यजुर्वेद में डाल दो। अगर मंत्रों के उच्चारण से संबंधित बात है तो ऋग्वेद में डाल दो। उनको गाना किस वे में है, गायन की बात है तो उनको सामवेद में डाल दो। ये हमने कैटेगराइज किया है एक सरल तरीके से बात करने के लिए। तो वैदिक सभ्यता में वेदों को लिखा ही नहीं गया था, बल्कि वेदों में वैदिक सभ्यता लिखी गई है। गुप्त काल में जो वेद लिखे गए हैं उनमें सारी चीज़ बताई है कि आज से इतने साल पहले ऐसे ऐसे लोग थे, वो थे। तो वेदों में सारी वैदिक सभ्यता है। अब हिस्टोरियंस के लिए बहुत बड़ा प्रश्न है कि क्या लिटरेरी सोर्स से ही वैदिक सभ्यता को मान ले, वैदिक सिविलाइजेशन जो है, क्या लिटरेरी सोर्स से ही सब कुछ मान ले, या ऐसी सिविलाइजेशन रही होगी? अगर इतनी बड़ी सिविलाइजेशन रही है तो कुछ तो एविडेंस होना चाहिए उसका। अगर आपको फिजिकली एविडेंस कुछ मिल जाए तो आप मान लोगे कि हाँ वैदिक सिविलाइजेशन रहा है। फिजिकल एविडेंस तो अभी तक मिला ही नहीं है। एक सनौली यूपी में जगह है, वहाँ से कुछ अभी चीज़ें प्राप्त हुई है, वो भी अभी डिफाइन नहीं है कि वो वैदिक की है, हड़प्पा की है। इवन ये भी डिफाइन नहीं है कि हड़प्पा पहले है या वैदिक पहले। कुछ लोग वैदिक को पहले मानते हैं और हड़प्पा को बाद में मानते हैं। उसके पीछे मुतैदा फैक्ट भी देते हैं। जैसे वैदिक सिविलाइजेशन है तो वो पूरी एक ग्रामीण सिविलाइजेशन है, मतलब रूरल बैकग्राउंड की है। और हड़प्पा एक मतलब नगरीय सिविलाइजेशन है। तो आप ये देखो कि जैसे हम हिस्ट्री को पढ़ते हैं तो हम ये देखते हैं कि आदमी विकास की ओर जाता है, तो ग्रामीण संस्कृति से तो शहरी संस्कृति की तरफ आना चाहिए। तो ग्रामीण पहले होना चाहिए, धीरे धीरे डेवलप होते होते वो शहर की तरफ आना चाहिए। तो होना तो ये चाहिए कि वैदिक पहले होना चाहिए और हड़प्पा बाद में होना चाहिए। और वैदिक लोगों को तो पढ़ने और लिखने का कोई ज्ञान ही नहीं था, और हड़प्पा के लोगों के पास तो बाकायदा मोहरों पे लिपि मिली है। जब लिपि मिली है इसका मतलब उनको पढ़ने लिखने का तो ज्ञान था। वो हम पढ़ नहीं पाए, वो एक अलग बात है। सारे हिस्टोरियंस, आर्कियोलॉजिस्ट ने अभी तक सब कुछ कर लिया, पर हड़प्पा की भाषा क्यों बदलती गई? भाषा सरलता के लिए बदलती, क्योंकि भाषा की एक मूल प्रवृत्ति होती है कि वो हमेशा कठिन से सरल की तरफ जाती है। जैसे मैं बात करूँ, जैसे वैदिक जो सभ्यता है उसमें जो वेद लिखे गए वो इतनी क्लिष्ट भाषा है कि आज पूरे इंडिया के अंदर 1 या 2 प्रोफेसर होंगे जो वैदिक जो सभ्यता या जो वेद है उनकी भाषा, संस्कृत भाषा को पढ़ सके। पूरे इंडिया में 1-2 प्रोफेसर रहे हैं जो वेदों को पढ़ सकता है। तो वेदों को टाइम के साथ इतनी क्लिष्ट भाषा को सरल किया गया, उनको ब्राह्मण में लिखा गया। ब्राह्मण से आरण्यक, उपनिषद जो हम पढ़ते हैं, तो ब्राह्मण में जब लिखा गया तो बहुत सरल भाषा में लिखा गया। फिर ब्राह्मण समय के साथ टफ लगने लगी, उसको फिर सरलीकृत किया गया। ब्राह्मण क्या एक भाषा है? ब्राह्मण एक तरीके से मैं कहूँ तो वेदों का एक सरल भाषा में एक ट्रांसलेशन है, उनको ब्राह्मण बोलते हैं इस तरीके से। जैसे अगर हम ऋग्वेद की बात करें तो उनकी ऐतरेयी और कौशिकी वो ब्राह्मण है। जैसे मान लो ये बुक है और ये इस पूरी बुक के अंदर क्या हुआ कि ये बहुत क्लिष्ट भाषा है, तो उसी के पीछे क्या बोल रहे? हाँ, आप कंटिन्यू रखो। अच्छा, और कर हमने उसको सरल कर दिया। फिर समय के साथ वो भी टफ लगी तो उसको भी सरल कर दिया, तो भाषा ऐसे टूटती और बनती गई। तो जो करना है विराट, आज जैसे हिंदी भाषा है तो आज हिंदी भाषा है तो ज़रूरी नहीं है कि हमेशा के लिए, क्योंकि इससे भी सरल रूप हमेशा हमें मिल सकता है। तो ये हम प्रवृत्ति रही है भाषा की, तो सरल के हिसाब से भाषा बदलती रही है। शुरुआत में लैटिन, ग्रीक ऐसा जो टफ भाषा थी, धीरे धीरे आज वो इंग्लिश पे आ गई है, धीरे धीरे टूट के। तो ऐसे ही हिंदी आई है संस्कृत से टूट के। तो कुछ भी लो, हाँ 24 मिनट्स का हो गया ना। जैसे कुछ चीज़ें, चलिए मैं आपसे एक चीज़ पूछता हूँ कि बच्चे को हिस्ट्री पढ़नी कैसे चाहिए, जिससे मतलब, क्योंकि अगर जैसे मैं मेरी बात करूँ तो मुझे ईयर्स नहीं याद होते, मुझे नंबर्स नहीं याद होते। मैं आज मुझे
जैसे मुझे पता है कि दांडी मार्च कब हुआ, मुझे पता है चिपको आंदोलन क्या है, मुझे पता है जलियांवाला बाग में क्या हुआ, मुझे पता है कि वायसराय वाले टाइम पे क्या हुआ, मतलब हर जितना एनेक्डोट है मुझे सब पता है, लेकिन मुझे नंबर्स नहीं याद रहते। तो बच्चे को हिस्ट्री याद कैसे रख जाए? देखो, इसमें ये है कि अगर आप कंपटीशन को साइड में रख दो तो आपको ये नंबर्स फैक्ट्स याद करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि कंपटीशन में फैक्ट्स नंबर्स आपकी मेमोरी चेक करने के लिए पूछे जाते हैं। लेकिन अगर आपको हिस्ट्री पढ़ना है तो आपको नंबर्स फैक्ट्स याद रखने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि ये तो सिर्फ ये बताते हैं कि क्या हुआ, कब हुआ, लेकिन कैसे हुआ, क्यों हुआ, उसके पीछे की पृष्ठभूमि क्या है, ये सारी चीज़ तो उसमें फैक्ट तो है नहीं। तो मेरा ये मानना है कि हिस्ट्री तथ्यों आधारित नहीं है। हिस्ट्री को जब कोई पढ़ता है तो तथ्य को साइड में रख दे, और जब वो हिस्ट्री पढ़े तो हर चीज़ के पीछे कारण समझे, क्यों हुआ, कैसे हुआ, उसके पीछे की क्या कहानी है, उससे क्या क्या चेंजेज है, तो एक 360 एंगल में उसको पढ़ा जाए तो उससे क्या होगा, उस बच्चे का इंटरेस्ट बढ़ेगा, क्योंकि चीज़ें लिंक होती रहेगी। वो जब कोई भी घटना को पढ़ेगा तो उसके पीछे की सारी चीज़ जान पाएगा, तो वो वहाँ के समय में खुद को ले जा पाएगा। और जितना हम हिस्ट्री को अच्छी तरीके से पढ़ने के लिए हमें उस समय में जाना पड़ता है। आज हम बैठ के ये डिसाइड करेंगे उस टाइम में हुआ वो गलत है, वो सही है, ये हमारा अधिकार नहीं है, क्योंकि उस टाइम में हुआ वो आज के पर्सपेक्टिव में गलत हो सकता है, लेकिन क्या उस टाइम में जब हुआ, अब वहाँ जा कर के और उस सारी चीज़ों को समझ के और बताओ कि क्या उस टाइम में जो हुआ वो गलत हुआ था, सही हुआ था, तो शायद अभी जो आपका उत्तर है कि वो गलत हुआ, वहाँ जा कर के आप सोच लोगे नहीं सही हुआ होगा। जैसे मैं एग्जांपल से बात करूँ कि अपन कहते हैं कि जवाहरलाल नेहरू जो हमारे भारत के प्रधानमंत्री थे, तो ये जो पीओके का इशू है वो उनको यूएन में नहीं लेके जाना चाहिए था इंटरनेशनल कोर्ट में, तो ये जो है आज हम उसको सही और गलत देखते हैं। लेकिन आप 1947 में जाके बात करिए, उस टाइम की सिचुएशंस पे जाएंगे तब हम उस कंडीशन को समझ पाएंगे कि व्हाट वर द एक्चुअल कंडीशन दैट टाइम, ऑब्वियसली व्हाट वर द एक्चुअल स्टेटस ऑफ India that time, what was the challenges they were facing that time. We cannot assume right now कि हम बैठ के और बोलेंगे यार उस टाइम सही है, अरे भाई 75 साल अभी चल रहा है, कहानियाँ थी वो अलग थी, आज जो अलग है उसको कोई डाउट ही नहीं है। अभी ऐसे ही चल रहा है। अभी एक बच्चा है वो बेटा ये डिसाइड कर लेता है कि नहीं ये सही थे और ये फ्रीडम फाइटर गलत थे, वो ऐसे थे वो ऐसे थे। वो तो व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी की बातें हैं देखो, जो कि होना नहीं चाहिए, लेकिन अब है तो इस चीज़ को जो है वो बहुत गलत है, ये ऐसा नहीं होना चाहिए। हिस्ट्री को पढ़ने के लिए 6 to 12 की हिस्ट्री बच्चा कैसे पढ़े, 6 to जैसे ये पूरी फेस वाइज है, अगर 6 7 8 की बात करें तो जो आज मतलब एरा वाइज चल रही है 6 7 8 9 की, फिर अपन 9th में आएंगे तो वर्ल्ड हिस्ट्री भी आ जाएगी, इंटरनेशनल हिस्ट्री भी आ जाएगी और इंडिया की हिस्ट्री का भी पार्ट है। तो इस तरह इसको बच्चा कैसे पढ़े 6 to 12 जैसे बच्चा अगर यूपीएससी प्रिपरेशन स्टार्ट करता है, कोई बच्चा आईआईटी पढ़ के आएगा उसको भी 6 to 12 का एनसीईआरटी पढ़ना ही पड़ेगा, ये बहस है ना। तो 6 to 12 की हिस्ट्री के बारे में एक बार बता दो ताकि बच्चे को मालूम हो कि किस तरीके से हिस्ट्री को पढ़ा जाए। देखो मुझे ये लगता है कि 6 to 10 तक जो बच्चा होता है उस एज में बच्चा इतना मैच्योर नहीं हो पाता कि उसको हिस्ट्री को किस एंगल से पढ़ना चाहिए। 11th 12th का बच्चा है वो फिर भी मैच्योर होता है कि हिस्ट्री को कैसे पढ़ना है। तो इसमें 6 to 10th में एक टीचर का भी बहुत बड़ा रोल होता है कि वो हिस्ट्री को कैसे बच्चों को पढ़ाए। जैसे अगर मैं बात करूँ तो हिस्ट्री को फैक्ट्स के ऊपर न छोड़ दें, बच्चे को एक गहरी अंडरस्टैंडिंग डेवलप करवाएं कि जो हिस्ट्री है, हिस्टोरियंस ने, आर्कियोलॉजिस्ट ने कितनी मेहनत से कंक्लूजन पे गए हैं और कैसे उस चीज़ को लिखा है। एक एक वर्ड वहाँ पे एविडेंस बोलता है। हिस्ट्री का एक एक शब्द जो है उसके पीछे की कहानी एविडेंस है। तो ये बहुत मेहनत से चीज़ों को लिखा गया है। तो मेरे हिसाब से चीज़ों को लिंक करके पढ़ाए। एक अच्छा टीचर वो है जो हिस्ट्री को ज्योग्राफी के साथ, पॉलिटी के साथ लिंक करके पढ़ाए। जैसे ज्योग्राफी का रोल क्या है? ज्योग्राफी का रोल ये है कि सारी सिविलाइजेशंस रिवर के पास में क्यों इस्टेब्लिश हुई। तो इसमें ज्योग्राफी ये बोलती है क्योंकि अपन ह्यूमन्स हैं, किसी भी स्पीसीज है, हम सर्वाइव करने के लिए हमें वाटर की ज़रूरत रहेगी। वाटर आसपास रहेगा, जो लैंड है वो फर्टाइल रहेगी, वहाँ पे एग्रीकल्चर अच्छे से हो पाएगा। एग्रीकल्चर होगा तो खाने के लिए हमको चीज़ें मिल पाएगी। तो ये स्वाभाविक सी बात है। तो इसमें ज्योग्राफी का बहुत बड़ा रोल है। जहाँ जहाँ नदियाँ हैं, जहाँ जहाँ पानी है, वहाँ वहाँ सिविलाइजेशन बसी है। तो इसमें ज्योग्राफी का एंगल बहुत इंपॉर्टेंट है। पॉलिटी ऐसे है कि वहाँ उस टाइम की अगर हम आइडियोलॉजी की बात करें तो उस जो रूलर्स थे, जो सोल्जर्स, दरबारी इतिहासकार, उनकी जो वो विचार रहे हैं, उसी हिसाब से ही प्रशासन चला होगा, उसी हिसाब से ही रूल एंड रेगुलेशंस बने होंगे, उसी हिसाब से ही चीज़ें जो है डेवलप हुई होगी। और वो धीरे धीरे आज हम कुछ चीज़ें ट्रेडिशंस के तौर पे लेते हैं। तो कहीं ना कहीं इनमें सारे सब्जेक्ट का रोल है।
तो हमें हिस्ट्री को सिर्फ हिस्ट्री पर डिपेंड न छोड़ करके पॉलिटी, ज्योग्राफी, जितने सब्जेक्ट को आप इंटीग्रेट करके और आप रख सकते हो, तो मुझे लगता है कि एक बच्चे के लिए और एक टीचर के लिए, दोनों के लिए, और साथ में बच्चे को उस सब्जेक्ट के प्रति बड़ा लगाव और बहुत गहराई से उस सब्जेक्ट को समझ पाए। तो 10th तक तो टीचर का रोल होता है बच्चे को पढ़ना सिखाए कि हिस्ट्री को कैसे पढ़ना है, लाइन टू लाइन चीज़ों को बताए और उनके पीछे की पूरी कहानी को बताएं। बच्चे को टाइम लग सकता है लेकिन खुल के बताएं, सिलेबस तक सीमित न रहे कि 7 चैप्टर्स है तो 7 चैप्टर्स ही बताना है। संदीप, या लोग तुम्हारा आराम से काम करोगे, कोई प्रॉब्लम नहीं है, कोई साउंड गलत तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, ऐसा है कि है ना? मतलब हमारी वजह से डिस्टर्ब मत होना। ऐसा है कि भाई चैप्टर है, उसका इंट्रोडक्शन है, वहाँ तक कंक्लूजन तक पहुँच गए, जितना चैप्टर में लिखा है वही सारा टीचर ने बताया, उससे एक्स्ट्रा भी बच्चों को बताओ, क्योंकि ये आपके कंधों के ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि आप बच्चे को हिस्ट्री सब्जेक्ट नहीं पढ़ा रहे, आप अपने जो है अपने जो कंट्री है या फिर वर्ल्ड है, जो चीज़ें घटना घटित हुई है, तो आप एक बच्चे को एक अंडरस्टैंडिंग डेवलप करवा पा रहे, एक गहरी समझ विकसित कर रहे। तो बच्चा जब इतना गहरी तरीके से समझ पाएगा तो उसको इंटरेस्ट होगा। जैसे आज अभी हिस्ट्री को बहुत बोरिंग बनाया हुआ है, क्योंकि फैक्ट्स के बेसिस पे कर दिया सारा कि कब हुआ, ये हुआ, वो हुआ, लेकिन क्यों हुआ, कैसे, डेप्थ में जा कर के कोई पढ़ा नहीं पा रहा, क्योंकि उसके लिए पढ़ना पड़ता है, क्योंकि उसके लिए डेप्थ में जाना पड़ता है। आपको ऑथेंटिक जो है बुक्स पढ़नी पड़ती है, जो आर्कियोलॉजिस्ट ने, जो हिस्टोरियंस ने रिसर्च कर करके जो अपने विचार रखे हैं उनको पढ़ना पड़ता है, तो वहाँ तक आपको जाना पड़ता है। तो मुझे लगता है कि टीचर को काफ़ी मेहनत करनी चाहिए। जो बच्चा आरएएस की प्रिपरेशन कर रहा है, उसके हिस्ट्री के जो फील्ड है पिछले 10 साल में, जो बच्चा 10 साल पहले हिस्ट्री पढ़ रहा था आरएएस की प्रिपरेशन के लिए, और जो बच्चा अब हिस्ट्री पढ़ रहा है आरएएस की प्रिपरेशन के लिए, उसमें चेंजेस आए हैं? हाँ बिल्कुल, क्योंकि अभी जैसे मैं बात करूँ, जैसे आरपीएससी है, तो आरपीएससी ने अभी क्या किया है कि जो क्वेश्चन पेपर है उसमें चेंजेस किया है। उसमें यह है कि वो यूपीएससी की अप्रोच जो है उसकी तरफ जा रहा है। उसने जो 2 मार्क्स के जो फैक्ट्स के क्वेश्चंस थे वो हटा दिए गए हैं। अभी वो क्या है, बड़े क्वेश्चंस पूछ रहे हैं, 5 मार्क्स के, 10 मार्क्स के क्वेश्चंस पूछ रहे हैं। तो जब बड़े क्वेश्चंस में जब आप आंसर लिखते हो तो आप उसमें सारी चीज़ें आपको डालनी होती है कि उसके पीछे का पृष्ठभूमि क्या है, रेलिवेंस क्या है, बीच की मेन थ्योरी आपको लिखनी पड़ती है, आप कंक्लूजन भी आपको लिखना पड़ता है। तो इससे क्या होगा कि जो आरएस की तैयारी करने वाला जो एस्पिरेंट है, तो वो क्या करेगा कि हिस्ट्री को उस एंगल से नहीं पढ़ेगा अभी, क्योंकि वो फैक्ट्स बेसिस पे नहीं पढ़े, अब वो हिस्ट्री को एक सारा एंगल से उसकी अंडरस्टैंडिंग डेवलप करेगा। तो इसमें आरपीएससी का धन्यवाद है कि उसने ये चीज़ चेंज किया। हालांकि यूपीएससी तो उस मोड में चल रहा है, बहुत लंबे टाइम से चल रहा है, उसके क्वेश्चंस तो बहुत गहरे हैं, और वैसे ही आरपीएससी जो है उसी अप्रोच की तरफ जा रहा है। तो ये एक अच्छी चीज़ है, होनी भी चाहिए, क्योंकि इतिहास को सिर्फ बोरिंग तरीके से या तथ्यों के बेसिस पे नहीं पढ़ना चाहिए। और इसमें अब जो शिक्षक है उसके ऊपर भी एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी है कि वो अब उस अतीत की जो गहराई है, आरपीएससी में वर्ल्ड हिस्ट्री कंपोनेंट बड़ा है। बिल्कुल वर्ल्ड हिस्ट्री है। जैसे इसमें क्या होता है कि वर्ल्ड हिस्ट्री मान लो जो है, कभी कभी क्या होता है कि वर्ल्ड हिस्ट्री के क्वेश्चंस ज़्यादा कर लिए, कभी कभी मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री के ज़्यादा कर लिए, कभी मिडाइवल के कर लिए, तो वो कभी ये बताता नहीं है कि इस बार वर्ल्ड हिस्ट्री के ज़्यादा क्वेश्चंस आएंगे। तो आपको मेंटली प्रिपेयर रहना पड़ता है कि आपको वर्ल्ड हिस्ट्री भी वैसे ही करनी है, आपको मॉडर्न भी वैसे ही है, इंडियन की मिडाइवल भी वैसे ही करनी है, आपको सारे पोर्शन बहुत अच्छे से करना है, क्योंकि क्या पता कब कौन सा पोर्शन कितना पूछ लिया जाए, ये पता नहीं है। तो इसलिए आपको सारे पोर्शन अच्छे करने होंगे, और ना सिर्फ आपको अच्छे करने बल्कि एक बहुत अच्छी समझ होने भी चाहिए, क्योंकि आपको उस पर्टिकुलर टाइम में एक अच्छा आंसर देना होता है, तो उसके लिए तो आपको बहुत अच्छा पढ़ना। यूपीएससी का हिस्ट्री का लेवल है वो आरपीएससी से डिफरेंट कैसे है? यूपीएससी का इसलिए डिफरेंट है क्योंकि यूपीएससी फैक्ट्स नहीं पूछता, यूपीएससी चीज़ों को बहुत गहराई से एक विश्लेषण तरीके से पूछता है। आपसे कोई क्वेश्चन है तो उसमें जैसे आप कोई पढ़ के गए हिस्ट्री को, तो वहाँ जा कर के आपको एज इट इज़ वैसा क्वेश्चन नहीं मिलेगा। आप यूपीएससी का जब क्वेश्चन देखोगे तो कहीं ना कहीं वो जो क्वेश्चन ऐसा होगा जिसमें आपके थॉट्स वो मांग रहा है कि आप क्या सोचते हो इसके बारे में, आपके क्या विचार है। तो आपके जो मूल विचार है, आपकी जो स्वतंत्र सोच है, वो वहाँ पे रखनी पड़ती है। और आप, मुझे लगता है कि आपकी स्वतंत्र सोच या जो मूल विचार है वो तभी सामने आते हैं जब आप बहुत सारी चीज़ों को पढ़ के आ चुके होंगे, तो वो जो समझ विकसित होगी ना वो तभी हो पाएगी। तो इसलिए यूपीएससी इस चीज़ के लिए बहुत पहले से ही प्रिपेयर है, और नो डाउट वो जो क्वेश्चंस करता है वो बहुत लेवल के और बहुत गहरे क्वेश्चंस होते हैं। चलिए तो अपन इसको समाप्त करते हैं। ये एक सीरीज़ है जो मैं और बाबूलाल सर इन सब्जेक्ट्स को लेते हुए ये रेगुलरली कंटिन्यू करेंगे। इनसम डिजिटल लर्निंग अपना जो प्लेटफॉर्म है, जो इस विजन के साथ स्टार्ट किया था कि हम हर लेवल के बच्चों को, इवन अभी तो हमने फर्स्ट टू फिफ्थ बड़े चालू कर दिए, हर लेवल के बच्चों को, चाहे वो SOF की प्रिपरेशन कर रहा है, ओलंपियाड्स करवा रहा है,
उसके बाद में 6 और 12 के ऑलमोस्ट सारे सब्जेक्ट हम लोग उसमें कवर कर चुके हैं और उसमें रेगुलरली अपग्रेड कर रहे हैं। उसके बाद में आने वाले टाइम हम लोग कंपटीशन की क्लासेस भी उसमें इंट्रोड्यूस कर रहे हैं। तो बेसिकली एक सीरीज़ है और मैं और बाबूलाल सर इसको विंसम डिजिटल लर्निंग के प्लेटफॉर्म पे एक स्टोरी लाइन देखते हुए हिस्ट्री का इवॉल्व कहाँ से स्टार्ट होते हुए कहाँ तक जाता है और किस तरीके से सब्जेक्ट्स को एनालिटिकली पढ़ेंगे। इन वीडियोस के बाद में पैरेलल जो सीरीज चलेगी वो ऐसे चलेगी कि बाबूलाल सर की क्लासेस रेगुलरली एनसीईआरटी के मॉड्यूल क्लासेस प्लस आरपीएससी के मॉड्यूल क्लासेस प्लस यूपीएससी के मॉड्यूल क्लासेस भी इस की बाबूलाल सर की रेगुलरली विंसम डिजिटल लर्निंग भी आपको मिलेगी। तो ये एक इनिशियल वीडियो है जिसमें हिस्ट्री को किस तरीके से पढ़ा जाए, कैसा पढ़ा जाए, डिफरेंट अप्रोचेस यूपीएससी लेवल पे, आरपीएससी लेवल पे या अलग कंपटीशन दूसरे अलग अलग भांति कंपटीशन एग्जाम्स के लेवल पे कैसे हिस्ट्री का ट्रांजिशन अलग अलग लेवल पे होता है। एंड 6 to 10 या 6 to 8 या 9 10th हिस्ट्री एंड 11 12th हिस्ट्री कहाँ पे हिस्ट्री का जो पार्ट है वो बढ़ जाता है, कहाँ पे और उसमें चीज़ हो जाती है, वो सारा पार्ट प्लस हिस्ट्री, पॉलिटिकल साइंस एंड ज्योग्राफी की रेलेवेंस एंड प्लस और भी सारे बाबूलाल सर हिस्ट्री के अलावा भी रेगुलरली लेंगे। तो विंसम डिजिटल लर्निंग के प्लेटफॉर्म पे ये सारी चीज़ें आपको रेगुलरली मिलेंगी एंड इस कहानी के थ्रू हिस्ट्री को पढ़ाते हुए हिस्ट्री, पॉलिटिकल साइंस एंड जियोग्राफी को फ्रेम करते हुए इसको पढ़ाएंगे। तो सारे बच्चे कनेक्टेड रहें ताकि इस हिस्ट्री को अच्छी तरह से जान पाए, सीख पाए और पढ़ पाए। धन्यवाद।